रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध जारी है। दोनों तरफ से जमकर बमबारी हो रही है। यूक्रेन ने रूस के वॉरशिप को बर्बाद कर दिया और जिसके बाद पुतिन की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागे, यूक्रेन के मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। मिसाइल बनाने वाले जो षड्यंत्र थे उसको उड़ा दिया गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जंग के 51 दिन हो गए हैं, रूस को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। महाशक्तिशाली अमेरिका को डर है कि रूस परमाणु प्रहार को लेकर कोई नई प्लानिंग कर सकता है। अमेरिका ने अपने इसी डर की वजह से फिनलैंड और स्वीडन को सावधान कर दिया है, नाटो में शामिल होने से साफ मना कर। कीव एक बार फिर से रूसी सैनिकों का निशाना बना। कीव एक बार फिर से थर्रा उठा। बारूदी हमले में कीव में भीषण बर्बादी हुई। रूसी हमले में कीव के बाहर बना यूक्रेन का मिलिट्री बेस तबाह हो गया। रूस यूक्रेन जंग के 50 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है। रूसी हमले में यूक्रेन में बर्बादी का आलम है। तस्वीरों में साफ लग रहा है, मारियोपोल हो या बोरोड्यांका या बूचा, सभी जगहों पर मातम पसरा है। दूर दूर तक केवल जमींदोज इमारतें या फिर बम बारूद के निशान दिख रहे हैं। शहर के शहर शमशान बन गए हैं। ये तस्वीर बूचा की है, राजधानी कीव से महज 25 मिनट दूर। रूसी बमबाजी से रिहायशी इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। शहर में शायद ही कोई ऐसा घर हो जो नींव पर खड़ा हो। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस को निशाने पर लिया। 50 दिन पहले 24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर सैन्य हमला बोला। 5 दिन में हमारे देश को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन वे अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बूचा और मारियोपोल की तस्वीर दुनिया को रूस की हकीकत दिखा रही है। यूक्रेन को हथियार की जरूरत है। हमें अत्याधुनिक हथियार और बम बारूद की जरूरत है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच कई देशों ने यूक्रेन को सहायता पहुंचाने की बात कही है। कुछ दिन पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया। इसके बाद दूसरे कई मुल्कों के प्रधानमंत्री और नेता यूक्रेन पहुंचे और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कीव जाने की तैयारी में है। मीडिया को उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं। We're making that decision now. Thank you. What was the reason? Are you ready to go? जंग खत्म नहीं हो रही है और इस बीच रूस ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का इशारा करती है। दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन और रूसी नेतृत्व की हताशा और उन्हें अब तक सैन्य रूप से जिन असफलताओं का सामना करना पड़ा है, उसे देखते हुए हम में से कोई भी कम दूरी और कम शक्तिशाली परमाणु हथियारों का सहारा लेने वाले संभावित खतरे को हल्के में नहीं ले सकता है। यूक्रेन पर रूस का हमला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी यूरोपीय देश पर सबसे बड़ा हमला है और जिस तरह से युद्ध पर ब्रेक लगने के बजाय रोज नई मिसाइलों के ट्रिगर दबाए जा रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि रूस जंग किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता और 50 दिन से ज्यादा गुजर गए, रूस अभी तक यूक्रेन के कोई भी बड़े शहर पर अपना झंडा नहीं फहरा पाया। और तो और अब रूस ने ऐसी बात कह दी है जिसके बाद उत्तरी यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस के सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के नजदीकी सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है, अगर स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया तो मॉस्को यूरोप के बीच में बसे अपने सैन्य अड्डे
कालिनग्राड में परमाणु बम और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर सकता है। चेतावनी देने के साथ ही रूस ने आर्कटिक से सटे इन देशों के पास कुछ हथियारों की तैनाती भी कर दी है। दरअसल दशकों तक तटस्थ रहने वाले फिनलैंड और स्वीडन ने खुलकर संकेत दिया है कि वो नाटो में शामिल होने जा रहे हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मारिन ने कहा है कि उनका देश अगले कुछ सप्ताह में यह फैसला कर लेगा कि उन्हें नाटो में शामिल होना चाहिए। यानी दुनिया में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के जंग एक एक दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिन दुनिया पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि एक तो युद्ध खत्म नहीं हो रहा और अब रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के जरिए दुनिया को धमका दिया है। रूस ने इशारों में बता दिया है उसका अगला टारगेट कौन है, और अगर यूक्रेन की तरह ही रूस फिनलैंड और स्वीडन पर कार्रवाई करता है तो शायद उस वक्त अमेरिका और नाटो देश को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। खेल के मैदान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने तक का करिश्माई सफर तय किया है इमरान खान ने, लेकिन हर किसी से पंगा लेने की आदत ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा से पंगा लिया, इमरान खान ने अमेरिका से पंगा लिया। नतीजा क्या हुआ आप सबको पता है। पार्टी का सत्ता से पैकअप हो गया। इमरान खान के सांसद हैं, वो मानते हैं। सांसद फहीम खान अब नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पंगा लेते दिख रहे हैं। फहीम खान का वायरल वीडियो फहीम खान की मुसीबत बढ़ा सकता है, इमरान खान की पार्टी पीटीआई की परेशानी बढ़ा सकता है। और मैं ये बात कह रहा हूं कि इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता पंगा लेने से बाज नहीं आते। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। यह है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी भिखारी ये है। ये पाकिस्तान के पंगेबाज सांसद फहीम खान हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के पंगेबाज सांसद हैं, जो खुलेआम अपने भावी प्रधानमंत्री को भिखारी कह रहे हैं। मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी भिखारी ये है। जो शख्स देश की कमान संभालने जा रहा है वो इन्हें भिखारी नजर आ रहा है। इनके लिए संसद की कोई मर्यादा नहीं, प्रधानमंत्री पद की कोई मर्यादा नहीं। पीटीआई के सांसदों की ऐसी हरकतों ने आज पार्टी की ऐसी हालत कर दी है। पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है, विपक्ष में पहुंचा दिया है, लेकिन पीटीआई के पंगेबाज सांसद हैं कि सुधरते नहीं। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। यह है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी भिखारी ये है। पंगा लेने में फहीम खान हमेशा आगे रहते हैं। संसद के अंदर शहबाज शरीफ से सीधे पंगा लेते दिख रहे हैं, तो कुछ दिनों पहले सिंध हाउस पर हंगामा करते भी देखे गए थे। खुलेआम कानून तोड़ते देखे गए थे। सिंध हाउस में इमरान खान से बगावत कर उनके 2 दर्जन सांसद छिपे बैठे थे। वहां इमरान की पार्टी के पंगेबाज कार्यकर्ताओं और नेताओं की हरकत ने पाकिस्तान की छवि पूरी दुनिया में दागदार की थी। सिंध हाउस का गेट तक उखाड़ दिया था। सत्ताधारी पार्टी के शर्मनाक हरकत को पीटीआई के नेता जायज ठहराते नजर आए थे। अभी भी देखें इस तरह हमारे वर्कर को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप ये बताएं ना, वर्कर को तो गिरफ्तार कर रहे हैं, आप बताएं कि हम सिंध हाउस गए, सिंध हाउस में गवर्नर हाउस से गवर्नर हाउस जा रहे थे तो उनके गुंडों ने, जो पुलिस है, उन्होंने हम पे हमला किया। हमारे वर्कर पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के हाथों में अपना भविष्य सौंपा था।
क्रिकेट में उनकी जादुई पारी ने जो भरोसा जताया था, वर्ल्ड कप के गौरवशाली पलों का एहसास करवाया था, उसे ही आधार बनाते हुए इमरान के हाथों में आवाम ने देश की कमान सौंप दी थी। लेकिन पंगा लेने की आदत इमरान खान में भी कम नहीं है। सत्ता में आने के बाद से ही जिस तरह से एक के बाद एक इमरान खान पंगा लेते नजर आए, सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर होती चली गई। सबसे बड़ा पंगा तो इमरान खान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा से लिया। ये बात तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वही रहता है जिसे सेना चाहती है। सेना ने इमरान के हाथों तक पाकिस्तान की कमान पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 155 सीट जीतने वाली पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए जरूरी 17 सीटों का इंतजाम भी सेना ने किया था। लेकिन समय के साथ जनरल बाजवा और इमरान खान के रिश्ते बिगड़ते चले गए। जब आईएसआई के चीफ के पद पर जनरल बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को बैठाना चाह रहे थे, जबकि इमरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई की कमान सौंपना चाह रहे थे। हालांकि जीत तो जनरल बाजवा की ही हुई। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही आईएसआई चीफ के पद पर बैठाए गए। लेकिन इमरान को जनरल बाजवा से पंगा महंगा पड़ा। दोनों के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब इमरान खान खुलेआम जनरल बाजवा से पंगा लेते नजर आए। जनरल बाजवा ने एक बार नहीं कई बार तब के पीएम इमरान से JUIF के नेता मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहने से मना किया। लेकिन इमरान बोल बच्चन से बाज नहीं आए और भरी सभाओं में बाजवा के खिलाफ बागी तेवर दिखाए। फजलुर रहमान को डीजल पुकारते नजर आए। मैं हर जलसे में अपने आप को कह के जाता हूं कि मैं फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहूंगा, लेकिन करूं क्या? मैं जब खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए तो सारे पंडाल से डीजल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। हद तो इमरान खान ने अमेरिका से पंगा लेकर कर दी। जो अमेरिका पाकिस्तान का पेट भरता रहा है, उससे भी इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते पंगा लिया। यूक्रेन संकट की शुरुआत वाले दिन 24 फरवरी को रूस पहुंच गए। अमेरिका से लिया गया यह सीधा पंगा इमरान की सत्ता में आखिरी कील साबित हुआ। इतना ही नहीं, इमरान ने दुनिया के बड़े मुस्लिम नेताओं से भी पंगा लिया। अपने बड़े मुस्लिम नेता वाली छवि बनाने के चक्कर में इमरान से कई बार मुस्लिम देशों के स्थापित सियासी मॉडल से छेड़छाड़ कर डाली। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उनकी यह हरकत कई मुस्लिम नेताओं के साथ अमेरिका को भी नागवार गुजरी। OIC की तर्ज पर अलग से इस्लामिक देशों का संगठन बनाने की कोशिश भी इमरान का खतरनाक पंगा साबित हुआ। इमरान ने यह पहल तुर्की से राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन से मिलकर की। इमरान के इस पंगे ने सऊदी अरब को नाराज करने का काम किया। इमरान खान की पंगा लेने की आदत उनकी पार्टी PTI के DNA का हिस्सा बन चुकी है। जिस तरह से जाते जाते इमरान खान ने अमेरिका से पंगा लिया, विदेशी साजिश की बात उछालकर अमेरिका को शर्मिंदा किया, इसे दुनिया देख ही चुकी है। कुछ ऐसी वानगी उनके सांसद फहीम खान की हरकतों में भी झलकती है। मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी, और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी ये है। वो शहबाज शरीफ से पंगा ले रहे हैं, जिनके हाथों में अब पाकिस्तान की कमान है, जो पाकिस्तान की सियासी परंपरा के अनुसार अब इमरान खान और उनके सांसदों को जेल की हवा भी खिला सकते हैं। बावजूद इसके इमरान के सांसद शहबाज से खुलेआम पंगा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।